फॉरेन अटैक्स ऑन इंडिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि इंडिया पे जो विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो रहे थे वो किस समय काल में सबसे पहली बार होते हैं और आगे चलकर यह जो विदेशी आक्रमणों का सिलसिला है यह कैसे आगे बढ़ता है। मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया बिटवीन द 8th एंड 12th सेंचुरी। तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच का जो यह समय काल है जिसे हम राजपूत इरा के नाम से जानते हैं, तो इसी समय में सबसे पहली बार कई मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर भारत में होते हैं, जो कि सिंध प्रदेश में मेनली हमें देखने को मिलते हैं, जो कि वर्तमान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड का रीजन है। इन द 8th सेंचुरी Muhammad bin Qasim attacked northwestern part of India in order to extend boundaries of the Arab kingdom। सबसे पहली बार ईस्वी सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था। नॉर्थ यानी कि जो पंजाब से लेकर कश्मीर तक का रीजन है, और वेस्टर्न रीजन हम कह सकते हैं जो कि पंजाब से लेकर गुजरात तक का रीजन है। यानी कि मेनली जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड की जो बॉर्डर हमारे इंडिया को लगती है, यहाँ पर जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि जो सिंध का प्रदेश है वहां पर सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर कर सिंध के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था, क्योंकि वो उनका जो अरब किंगडम था उसका साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। The army of Sabuktigin also invaded from northwest part, but these invasions did not help the invaders to establish their powers in India। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद आगे चलकर साबुक्तगिन के द्वारा भी इसी रीजन से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे अटैक किया जाता है और काफी सारा धन लूटकर वो अपने साथ वापस लेकर चले गए। पर इनके जो आक्रमण थे वो कभी भी उतने सफल नहीं हुए कि वो यहाँ पर हमारे देश में अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश कर सके। आफ्टर दैट, सीइंग अबंडेंट वेल्थ, सुल्तान मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया several times between 1000 AD and 1026 AD, seeing abundant wealth here। और साबुक्तगिन के बाद उनका जो बेटा था मोहम्मद गजनी, आपको बता दें कि मोहम्मद गजनवी सबुक्तगिन का ही पुत्र हुआ करता था। और सबुक्तगिन के बाद मोहम्मद गजनी ने देखा कि इंडिया के कई सारे प्रदेश में काफी सारी धन संपदा है, यहाँ की अपार धन संपत्ति को देखकर उसने कई सारे आक्रमण एक के बाद एक किए। ईस्वी सन 1000 से लेकर ईस्वी सन 1026 के बीच में कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने करीबन 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी यहाँ पर आक्रमण करता था, काफी सारा धन लूटता था और अपने रीजन में जो कि गजनवी का रीजन है वहां पर वापस चला जाता था। द मेन रीजन ऑफ मोहम्मद गजनीस इन्वेजन वॉज इंडियाज अबंडेंट वेल्थ। तो मोहम्मद गजनवी के जितने भी आक्रमण होते थे उसका भी कभी ये इरादा नहीं रहा कि वो इंडिया में अपना साम्राज्य एस्टेब्लिश करे। उसका मेन रीजन था यहाँ पर आक्रमण करने का कि वो यहाँ से काफी सारा धन लूटकर अपने रीजन में, जो कि गजनवी रीजन में वो लोग रहते थे, वहां पर वो यहाँ से सोना चांदी बहुत सारा धन लूटकर वहां पर वापिस लेकर चला जाता था। ही केप्ट ऑन इन्वेडिंग इंडिया अगेन एंड ईच टाइम ही इन्वेडेड विथ मोर पावर। और वो इंडिया को ऐसे बार बार आक्रमण करके लूटता रहा। आप सोचो, अगर कोई एक ही इंसान करीबन 17 बार अगर रिपीटेडली आक्रमण कर रहा है तो शायद हमारे यहाँ के जो किंग्स थे वो यूनाइट होकर उसका सामना करने का सोच सकते थे, पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है उस समय काल में। और मोहम्मद गजनवी हर बार एक और विशाल सेना के साथ, एक और बड़ी सेना के साथ लौटता था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन आ जाता था, तो वह एक बड़ी आर्मी को लीड करके लेकर आता था और अपने अगले आक्रमणों में वो और ज्यादा धन लूटकर यहाँ से ले जाता था। The Indians could not unite to form a powerful army। As a result, in 1026, he invaded Somnath and looted a lot of wealth। और मोहम्मद गजनवी के रिपीटेडली इतने सारे आक्रमण हो रहे हैं, पर हमारे यहाँ के जो किंग्स थे वो कभी भी उनके अगेंस्ट यूनाइट नहीं हो पाए। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि एक बहुत ही ताकतवर पावरफुल आर्मी फॉर्म करी जाए और मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद गजनवी रिपीटेडली बार बार आकर यहाँ पर आक्रमण कर धन लूटता रहा। और उसका सबसे बड़ा आक्रमण होता है ईस्वी सन 1026 में,
सोमनाथ मंदिर पे। उसको तब पता चलता है कि जितना लोगों के पास धन संपदा है उससे कहीं ज्यादा सोना चांदी या जो भी धन संपदा हो वो सबसे ज्यादा मंदिरों में रखी जाती है। तो ईस्वी सन 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और आक्रमण करके बहुत सारा धन वो वहां से लूट कर ले गया। और उसने सिर्फ वहां पर धन नहीं लूटा, पर जो सोमनाथ मंदिर था उसको भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रुइंस ऑफ सोमनाथ टेम्पल थे, ओरिजिनली सोमनाथ टेम्पल कुछ ऐसा हुआ करता था और उसे जब तोड़ दिया गया था तो वो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है। बाद में चलकर मध्य युग के समय काल में ही भीमदेव सोलंकी के द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाता है। India was invaded again from the same direction from where Muhammad Ghazni attacked about 150 years after the former invasions। और मोहम्मद गजनी के आक्रमणों के बाद इंडिया को उसी दिशा से, उसी रीजन से करीबन 150 सालों बाद फिर से और आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी there were battles among them for power in Ghazni, but our rulers could not take advantage of this weakness as the power was not stable। उस समय पर मोहम्मद गजनवी की डेथ के बाद जो गजनवीड्स का एरिया हुआ करता था उस रीजन में कौन सत्ता संभालेगा, पावर के लिए उन लोगों के बीच ही लड़ाई हो जाती है। वे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और काफी साल हो जाते हैं और वहां पर भी कोई ताकतवर रूलर उस समय पर नहीं हुआ करता था। पर हमारे देश के जो शासक थे, अलग अलग डायनेस्टीज के जितने भी शासक थे, वो इस परिस्थिति का फायदा नहीं उठा पाए। वो एक पावरफुल आर्मी नहीं फॉर्म कर पाए यूनाइट होकर। अगर वे सोचते तो सब लोग साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी आर्मी को लीड करके गजनवीड्स का जो रीजन था उस पे आक्रमण कर सकते थे, ताकि आगे चलकर उस रीजन से हमारे देश को फिर से आक्रमणों का सामना नहीं करना पड़े। पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया में भी पावर स्टेबल नहीं था, कोई एक ही ताकतवर शासक नहीं हुआ करता था। पहले के समय में आप देखो तो सम्राट अशोका जिन्होंने इंडिया में बहुत बड़े रीजन पे रूल किया, उनके समय पे इस तरह के विदेशी आक्रमण नहीं देखने को मिलते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ताकतवर शासक हुआ करते थे, उनके समय पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो जनरल हुआ करते थे, सेल्यूकस ने आक्रमण किया था, पर उस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित कर दिया था और उसी के बाद सेल्यूकस की प्रिंसेस हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं हर्षवर्धन का समय काल हो, एक जो ताकतवर शासक थे वो इंडिया में हुआ करते थे। पर मध्य युग के समय काल में काफी सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, तो वो यूनाइट होकर एक पावरफुल आर्मी कभी भी फॉर्म नहीं कर पाए। तो इस तरह से हमारे देश में पावर स्टेबल नहीं था, कोई एक ताकतवर शासक नहीं थे। उसके अलावा जो डायनेस्टीज रूल कर रही थी उनका भी पावर स्टेबल नहीं था। कभी जो डायनेस्टी रूल कर रही है उनका ही शासन कमजोर हो रहा है तो उन्हीं के सामंत उनकी जगह पे सत्ता संभाल रहे हैं। तो ऐसे इंस्टेंसेस हमें उस समय पर काफी देखने को मिलते थे। तो पावर स्टेबल नहीं था जिसकी वजह से हमारे देश में एक ताकतवर आर्मी हम फॉर्म नहीं कर पाए और इसका जो परिणाम होने वाला है वो हमारे देश का पूरा इतिहास बदल के रख देता है। कॉन्सिक्वेंटली शहाबुद्दीन घोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी इन्वेडेड इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी। और हमारे देश में जो यूनिटी नहीं थी, कोई ताकतवर शासक या ताकतवर आर्मी नहीं हुआ करती थी, इसका परिणाम ये आया कि 12th सेंचुरी के एंड में मुइजुद्दीन मोहम्मद घोरी यानी कि शहाबुद्दीन घोरी ने भारत पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से फिर से आक्रमण किया और ये जो आक्रमण थे ये भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाले थे। Initially, he had to suffer some defeats, but finally he defeated Prithviraj Chauhan in the second battle at Tarai battlefield and established his power in Delhi। तो शुरुआती समय में मोहम्मद घोरी को भी कुछ डिफीट्स झेलनी पड़ती हैं, उसको भी हार का सामना करना पड़ता है। इवन अगर हम देखें तो 1191 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने ही अपने साथी राजाओं और अपने जो सामंत राजा हुआ करते थे उन सब की विशाल संयुक्त सेना के साथ शहाबुद्दीन घोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। पर एक ही साल में 1192 में शहाबुद्दीन घोरी फिर से वापस लौट कर आता है और इस बार वो
एक और विशाल सेना के साथ लौटता है और ज्यादा ताकत के साथ लौटता है और 1192 के इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के द्वितीय युद्ध में शहाबुद्दीन घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस समय पर अजमेर के अलावा दिल्ली के भी शासक हुआ करते थे, तो दिल्ली जो है वो शहाबुद्दीन घोरी के अधिकार में चला जाता है। हालांकि शहाबुद्दीन घोरी यहाँ रुककर शासन नहीं करता, पर उनके जो जनरल हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथ में वो शासन सौंप देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली में शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का शासन। तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार होती है, ये भारत के इतिहास के लिए बहुत ही निर्णायक रहती है और यहाँ पर उनका पराजय भारत के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होता है। और इस युद्ध के बाद हमें आगे चलकर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन देखने को मिलता है। और इस तरह से जो राजपूत शासक हुआ करते थे और जो राजपूत ईरा हुआ करता था, उसका भी 13th सेंचुरी तक का समय आते आते राजपूत ईरा का भी धीरे धीरे अंत हो जाता है।